हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बिपिन। सी लैंग्वेज की वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 61 एरे ऑफ स्ट्रक्चर। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 60 में हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 60 को देखिए और वो पार्ट खत्म होने के बाद आप इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है। तो जब भी आप किसी प्रोग्राम्स में स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं तो उस स्ट्रक्चर्स में हम एक ही ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, बुक हो, या फिर आपको जिसकी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो ना, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम्स में किसी भी स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं तो उस स्ट्रक्चर्स में हम एक ही ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो इसके लिए आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर कंसेप्ट का यूज करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी कि आप स्ट्रक्चर्स में एक ही ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। बट इफ वी नीड टू स्टोर सच 100 ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको उसी स्ट्रक्चर्स में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, देन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज यूज। ऐसे टाइम आपको उस स्ट्रक्चर्स का एरे बनाना होता है। मैं आपको इस कंसेप्ट को एक प्रोग्राम के जरिए समझाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम में हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। एम्प्लॉय का आईडी, उसका नेम और सैलरी को स्टोर करेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन हम टोटल 3 एम्प्लॉय की स्टोर करेंगे, मोर देन वन। अगर आपको एक ही एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो इसके लिए एरे की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें प्रोग्राम्स में टोटल 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो इसके लिए हमें उस स्ट्रक्चर्स का एरे बनाना होगा। तो चलिए इसके लिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। हम कोड नोटपैड में टाइप करेंगे और कोड होने के बाद मैं आपको उसको टर्बो सी में रन करके भी दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, मैं यहाँ पर फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस, फाइल सेव एज। मैं इस प्रोग्राम को टर्बो सी में स्टोर कर रहा हूँ। सी ड्राइव, उसके बाद टर्बो सी फोर, टीसी फोल्डर, और यहाँ पर एक बीसीएस नाम का फोल्डर है। तो इस फोल्डर्स में प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, बीसीएस। फाइल को तो आप कुछ भी नाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ ईएमपी, लेकिन एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट सी और सेव। तो प्रोग्राम को मैंने सेव किया बीसीएस फोल्डर्स में और हमने फाइल को नाम क्या दिया, emp.c। तो मैं यहाँ पर ना सबसे पहले सी का ब्लॉक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हेडर फाइल सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद सेकंड फाइल हैश इंक्लूड कॉन। ठीक है, हैश इंक्लूड कॉन io.h, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr और आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch कंप्लीट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड और स्ट्रक्चर्स को नाम देता हूँ एम्प्लॉय। आप स्ट्रक्चर्स को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, हमने स्ट्रक्चर्स को नाम क्या दिया, एम्प्लॉय। और उसके अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो उतने वेरिएबल्स। तो हमें क्या स्टोर करना था, आईडी, जो कि इंटीजर्स में होगा, इंटीजर आईडी। उसके बाद नेम, नेम के लिए कैरेक्टर का एरे, नेम ऑफ साइज 10, यानी कि हम जो भी नेम स्टोर करेंगे उसकी साइज कितनी होगी, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स। और सैलरी जो किस टाइप में होगी, फ्लोट में, फ्लोट सैलरी कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे यहाँ पर E1। अब देखिए मैं यहाँ पर एरे का अभी तो यूज नहीं कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया और उस स्ट्रक्चर्स का ऑब्जेक्ट बनाया E1। यानी कि जो भी वेरिएबल्स है, आईडी, नेम और सैलरी, स्ट्रक्चर्स में जो भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए उन वेरिएबल्स को हम एक्सेस करेंगे E1 ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट एक ही है, इसका मतलब हम यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब पॉइंट को ध्यान में लीजिए, यहाँ पर हमने एक ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, इसका मतलब हम इस स्ट्रक्चर्स में एक ही एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। उसके बाद मल्टीपल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सबसे लास्ट उस ऑब्जेक्ट का हम एरे बनाएंगे।
हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का एरे ही बनाना है, लेकिन मैं कोड को स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करूँगा। मैं डायरेक्टली एरे का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो सिंपल पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सबसे लास्ट उस ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे। ठीक है, तो हम यूजर से पहले इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें क्या क्या एक्सेप्ट करना है, आईडी, नेम और सैलरी। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज डालता हूँ, प्रिंटफ डबल कोट में एंटर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद नेम और सबसे लास्ट एंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। जब भी मैं इस कोड को रन करूंगा, जब भी इस कोड को मैं रन करूंगा, तो सबसे पहले प्रिंटफ में मुझे मैसेज प्रिंट होगा, एंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। तो मैं यहाँ पर कुछ भी आईडी, नेम और सैलरी एंटर करूंगा, तो जो भी आईडी, नेम और सैलरी एंटर करूंगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन, आईडी इंटीजर्स में तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, नेम कैरेक्टर एरे में इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s और सैलरी फ्लोट में इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %f। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया। अब मुझे इन वेरिएबल का यूज़ करना है, आईडी, नेम और सैलरी। क्योंकि आईडी को कहाँ पर स्टोर करना है, आईडी में, नेम को स्टोर करना है नेम में और सैलरी को स्टोर करना है सैलरी में। लेकिन ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, आप इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इनको एक्सेस करने के लिए आपको उस स्ट्रक्चर्स का ऑब्जेक्ट लगेगा जो कि हमने क्रिएट किया है E1। तो मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उन वेरिएबल को एक्सेस कर लेता हूँ। एम्परसेंड, ठीक है, स्कैनफ फंक्शन है, स्कैनफ में एम्परसेंड कंपलसरी। E1 डॉट सबसे पहला वेरिएबल आईडी। देखिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल को एक्सेस कैसे किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू। आप स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। एम्परसेंड E1 डॉट नेम और सबसे लास्ट एम्परसेंड E1 डॉट सैलरी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट हो गई। अब हम उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंटफ में न्यू लाइन देंगे एक /n, यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन और उसके बाद फिर से न्यू लाइन के लिए /n और हम उसके बाद इस रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे। प्रिंटफ डबल कोड। मैं सभी इंफॉर्मेशन को एक ही लाइन में प्रिंट कर लेता हूँ। सबसे पहले प्रिंट करना है आईडी, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, उसके बाद प्रिंट करना है नेम, फॉर्मेट स्पेसिफायर %s और उसके बाद प्रिंट करना है सैलरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर %f। ठीक है, कॉमा, वेरिएबल का नाम, सबसे पहला वेरिएबल E1 डॉट आईडी, सेकंड वेरिएबल E1 डॉट नेम एंड लास्ट वेरिएबल E1 डॉट सैलरी। यानी कि जो हमने पहला %d यूज़ किया, %d की जगह पे हमें आईडी की वैल्यू प्रिंट होगी, %s की जगह पे हमें नेम की वैल्यू प्रिंट होगी और %f की जगह पे हमें सैलरी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। न्यू लाइन के लिए यहाँ पर भी मैं फिर से /n लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इस प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स सिर्फ एक ही एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ टर्बो सी में। ठीक है, सॉरी, टर्बो C++। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए फाइल ओपन, हमने फाइल को स्टोर किया था BCS फोल्डर में। ठीक है, BCS और फाइल का नाम था emp.c एंटर। तो यहाँ पर मैंने सेम कोड को ओपन किया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। रन करने के लिए Ctrl F9। तो यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आए, आईडी, एंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। तो आईडी 101, नेम राहुल और सैलरी 1000.0 एंटर। तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। आईडी एंटर किया था 101, नेम एंटर किया राहुल और सैलरी थी 1000.0। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही एम्प्लॉय के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और 2 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, हमें टोटल 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, राइट। तो अब यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई। क्यों स्टोर हुई, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही था। अब यहाँ पर मैं और 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और 2 एम्प्लॉय के लिए। तो सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे E2 में और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे हमने E3 में। अभी तक भी मैंने यहाँ पर अब भी एरे का यूज़ नहीं किया। टोटल 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, इसके लिए मैंने यहाँ पर टोटल 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी E1 में, सेकंड एम्प्लॉय की स्टोर होनी चाहिए E2 में और थर्ड एम्प्लॉय की स्टोर हो जानी चाहिए E3 में। तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, जब भी ये printf एग्जीक्यूट होगा तो हम पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे जो कि स्टोर हो रही E1 ऑब्जेक्ट में,
अब सेम मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी, और इसको हम पेस्ट करेंगे सेकंड एम्प्लॉय के लिए। यानी कि जब फर्स्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो कंपाइलर हमें फिर से एक मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर एम्प्लॉय आईडी नेम एंड सैलरी सेकंड एम्प्लॉय के लिए। लेकिन सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हमें किस ऑब्जेक्ट में स्टोर करनी है, E2 में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर लेता हूँ, E2, यहाँ पर भी E2 और यहाँ पर भी E2, यानी कि सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो जाएगी। फिर इसी कोड को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा थर्ड एम्प्लॉय, और थर्ड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे E3 ऑब्जेक्ट्स में। कंप्लीट। तो जितने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी हमने उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब मैं इसको ना प्रिंट भी कर लेता हूँ, जैसे कि फर्स्ट प्रिंट टेप कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये हुआ सेकंड प्रिंट टेप। आपको सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है। सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कौन से ऑब्जेक्ट में, E2 में, तो यहाँ पर मैं E2 को चेंज कर लेता हूँ। सेम उसी तरीके से थर्ड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, प्रिंट करनी है, तो थर्ड एम्प्लॉय के लिए हमें चाहिए थर्ड ऑब्जेक्ट E3, और उसके बाद फिर से E3 कंप्लीट। तो ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने इन 6 लाइन में यूजर से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट किए 3 एम्प्लॉय की, और नीचे 4 लाइंस में यानी कि 3 लाइंस में उसी इंफॉर्मेशन को हमने सिर्फ प्रिंट किया, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे। फिर से मैं टर्बो सी को ओपन कर लेता हूँ। तो टोटल 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल F9। तो ये हमारा पहला एम्प्लॉय 101, नेम अमोल, सैलरी 1000.0। ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी E1 ऑब्जेक्ट में। फिर से हमें सेम मैसेज आएगा 102, नेम सागर और सैलरी 2000.0। ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी E2 ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सेकंड एम्प्लॉय। और थर्ड 103, नेम नीलेश एंड सैलरी 3000.0 कंप्लीट। तो टोटल 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, जो कि पहली इंफॉर्मेशन, पहला एम्प्लॉय स्टोर होगा E1 में, सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी E2 में, और थर्ड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी E3 में। और उसके बाद ये सब रिकॉर्ड आपको प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमें आउटपुट चाहिए था ना, वो आउटपुट प्रिंट हो गया। यानी कि हमारा टारगेट क्या था कि हमें टोटल 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये जो कोड है ना, वो कोड रिपीट हो रहा है। यानी कि एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें 2 लाइन का कोड चाहिए। फर्स्ट में मैसेज, सेकंड में एक्सेप्ट, फिर से मैसेज एक्सेप्ट, प्रिंट एक्सेप्ट, मैसेज एक्सेप्ट। यानी कि एक रिकॉर्ड अगर हमें स्टोर करना हो तो इसके लिए हमें 2 लाइन का कोड रिपीट, हमारा 2 लाइन का कोड रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एरे बनाया, तो हमारा कोड ना शॉर्ट हो जाएगा। कैसे देखिए, टोटल 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, 3 एम्प्लॉय की, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट का एरे भी क्रिएट करता हूँ तो भी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको उसके आगे आपको एरे को साइज देनी है। तो हमें टोटल 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर साइज देता हूँ 3। तो यहाँ पर E1 ऑब्जेक्ट का हमने एरे क्रिएट किया, इसका मतलब यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रक्चर कंसेप्ट हो गई। ये कंसेप्ट हो गई एरे ऑफ स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर का एरे बनाया और उसको साइज कितनी दिया हमने, 3। अब हमारा कोड ना रिड्यूस कैसे होगा, ये तो एरे, और एरे की इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से। एरे की इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि यहाँ पर ना E1 ऑब्जेक्ट की टोटल 3 कॉपीज क्रिएट होगी, जो कि स्टार्ट होगी 0 से। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट बनेगा E1 ऑफ 0। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा E1 ऑफ 1, और उसके बाद हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट बनेगा E1 ऑफ 2। ऑब्जेक्ट तो टोटल 3 बनेंगे। ऑब्जेक्ट एरे की साइज 3 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो टोटल 3 बनेंगे, लेकिन इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होगी 0 से। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट नोटिस कीजिए, इसके पहले हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए थे कौन से थे, E1, उसके बाद E2 और इसके बाद E3। ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे उनका नाम डिफरेंट था। तो इनका नाम डिफरेंट होने की वजह से हम इस कोड को रिड्यूस नहीं कर सकते, कोड को कम नहीं कर सकते। लेकिन अब हमने इस ऑब्जेक्ट का एरे बनाया, तो सभी ऑब्जेक्ट का नेम सेम हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ इंडेक्स पोजीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट का नाम सेम हो रहा है तो हम इस कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। हमें सिर्फ इंडेक्स पोजीशन के लिए यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करना है।
तो मैं सबसे पहले आपको इसी कोड को चेंज करके दिखाता हूँ कि हम इंडेक्स पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हम सबसे लास्ट यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नाम चेंज करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला ऑब्जेक्ट कौन सा था, E1 ऑफ 0। अब एरे है, पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, E1 ऑफ 0। तो मैं यहाँ पर E1 ऑफ 0 और उसके बाद यहाँ पर भी E1 ऑफ 0, यानी कि पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी E1 ऑफ 0 ऑब्जेक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय E1 ऑफ 1, नेक्स्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट का नाम सेम है E1 ऑफ 1, और उसके बाद भी E1 ऑफ 1, ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। और सेम थर्ड E1 ऑफ 2, नेक्स्ट पोजीशन E1 ऑफ 2, और उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन सॉरी E1 ऑफ 2। अब सभी इंफॉर्मेशन सेकंड ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी। तो आप देखिए सभी जगह पे ना ऑब्जेक्ट का नाम सेम हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ इंडेक्स पोजीशन। वैसे हम नीचे भी चेंज कर लेते, पहले इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए E1 ऑफ 0। ठीक है, मैं यहाँ पर सभी जगह पे E1 ऑफ 0 लिख देता हूँ ताकि हमें 0 पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज कीजिए क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है, E1 ऑफ 1, उसके बाद E1 ऑफ 1, उसके बाद फिर से E1 ऑफ 1, लास्ट में E1 ऑफ 2, उसके बाद में E1 ऑफ 2, और लास्ट में फिर से E1 ऑफ 2 कंप्लीट। तो हम सबसे पहले इसी कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और ये होने के बाद हम इस कोड को रिड्यूस करेंगे यानी कि फॉर लूप में डालेंगे। तो मैं फिर से टर्बो सी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टर्बो सी, ठीक है, कंट्रोल F9, पहला एम्प्लॉय 1, नेम अमोली डालता हूँ 1000.0, सेकंड 2, नेम विजय 2000.03, नेम किरण, और सैलरी 3000.0, एंटर। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको प्रिंट हो जाएगी, यानी कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी आउटपुट आपको सही दे रहा है। अभी आप हमें क्या करना है, सिर्फ उस कोड को रिड्यूस करना है। तो मैं कोड को रिड्यूस कैसे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम कट करेंगे। ठीक है, कोड को हमें रिड्यूस कैसे करना है, तो अगर आप सभी कोड को देखेंगे ना तो चेंज सिर्फ इंडेक्स पोजीशन हो रही है, मैसेज सेम है। आप अगर इस प्रिंटफ को देखेंगे ना तो सभी जगह पे प्रिंटफ का मैसेज सेम है। आप स्कैनफ को भी ऑब्जर्व करेंगे ना, इंडेक्स पोजीशन छोड़ के सभी सेम है। तो हम सिर्फ इस इंडेक्स पोजीशंस के लिए यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप के लिए मैं यहाँ पर और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर i, और सिंपल इस कोड को हमें लेना है फॉर लूप में। ठीक है, जो कोड रिपीट हो रहा है मैं उसे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, इसे हम डिलीट करेंगे, यानी कि रिपीटेशन नहीं आना चाहिए। अब फॉर लूप को कैसे यूज़ करेंगे, हमारी इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट हो रही 0 से, लास्ट पोजीशन कितनी हमें 2, और पोजीशन एक एक से इंक्रीमेंट भी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप के लिए जो वेरिएबल लिया i उसे इनिशियलाइज करेंगे 0 से, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट हो रही है 0 से। उसके बाद हमारी एरे की साइज कितनी है 3, तो हम कंडीशन डालेंगे i लेस देन 3, और जो इंडेक्स पोजीशन है वो एक एक से बढ़ रही है, यानी कि पहली इंडेक्स पोजीशन 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, इंडेक्स पोजीशन बढ़ रही है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे प्लस प्लस, और इस सारे कोड को हम फॉर लूप में क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टैब, यहाँ पर टैब, और इस फॉर लूप को मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। यानी कि हमारा अब ये जो कोड है ये फॉर लूप के अंदर है, और फॉर लूप टोटल 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये मैसेज आपको 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, और 3 टाइम्स प्रिंट होने के बाद आप टोटल 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज क्या करना है, अब ये जो इंडेक्स पोजीशन है ये हमें 0 लिखनी नहीं, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन कांस्टेंट नहीं है। इंडेक्स पोजीशंस करने के लिए हमने जो फॉर लूप लिखा, उस फॉर लूप में हमने वेरिएबल को नाम क्या दिया, i। तो हम इस इंडेक्स पोजीशंस पे चेंज करके सिर्फ क्या लिखेंगे, i। ठीक है, यहाँ पर भी i, और यहाँ पर भी i। इसका मतलब क्या होगा, जब भी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, जब भी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले हमारे पास i की वैल्यू कितनी है, 0। यानी i की वैल्यू अगर 0 होती है तो कंपाइलर यहाँ पर ना 0 ऐड कर देगा, i की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 0। और अगर i की जगह पे 0 पुट होता है तो पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन E1 ऑफ 0 ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जब ये लूप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो i प्लस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर i की वैल्यू पहले 0 थी और वो इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 1। अगर i की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब हमारी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाएगी E1 1 पोजीशंस पे, E1 ऑब्जेक्ट के 1 पोजीशंस पे। उसके बाद लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू कितनी होगी, 2।
यानी कि उसके बाद हम जिस भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे वो स्टोर हो जाएगी E1 ऑब्जेक्ट के सेकंड पोजीशंस पे। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई 0 पोजीशन पे, उसके बाद 1 पोजीशंस पे, उसके बाद 2 पोजीशंस पे। और अगर उसके बाद अगर ये लूप एग्जीक्यूट होता है और i प्लस प्लस 3 होता है तो 3 पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे कंपाइलर उस लूप के बाहर आ जाएगा। तो जैसे हमने इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए फॉर लूप का यूज किया, सेम उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए भी हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सिंपल जो कोड रिपीट हो रहा है उसे मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर भी फॉर लूप डालेंगे, फॉर ब्रैकेट में i इक्वल टू 0, उसके बाद i लेस देन 3 और i प्लस प्लस। कोड में कुछ चेंज नहीं करना है, कोड वही रखना है हमें। ठीक है, उसके बाद गेट सी एच, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर भी 0 को कट करके सिर्फ इंडेक्स पोजीशन i का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, i, उसके बाद फिर से i और उसके बाद यहाँ पर भी फिर से i कंप्लीट। अब इस कोड को हम एक्सिक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, एक्चुअली टर्बो सी जो कंपाइलर है, ठीक है, टर्बो सी जो कंपाइलर है उस टर्बो सी कंपाइलर में ना जब भी आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते और एरे ऑफ स्ट्रक्चर के साथ अगर आप फॉर लूप यूज़ करते तो वहाँ पर ना फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू लिंक नहीं होती है। ये टीसी टर्बो सी में प्रॉब्लम है। जब भी आप किसी स्ट्रक्चर्स का एरे क्रिएट करते हैं और उस स्ट्रक्चर्स के एरे को एक्सेस करने के लिए अगर आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो ऐसे टाइम फ्लोट की वैल्यू लिंक होती नहीं है, यहाँ पर लिंक कर रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम एरर को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको ये सेम कोड डेव सी यानी कि दूसरे कंपाइलर पे रन करके दिखाता हूँ। कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्बो सी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल F9। तो मैं पहले एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डाल लेता हूँ 1, उसके बाद अमोल, उसके बाद 1000.0 एंटर। तो यहाँ पर एरर होगा। एक्चुअली उसने ना सेकंड एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन पूछनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन एंटर की थी तो उसने सेकंड और थर्ड एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं। उसके बावजूद उसने आउटपुट स्क्रीन को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर ना एरर, मैं आपको फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ। F9 1 अमोल और 1000.0। अब यहाँ पर ना सेकंड एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन पूछनी चाहिए लेकिन वो स्क्रीन को क्लोज कर रहा है। तो अगर आपको ये एरर देखना है ना तो एरर देखने के लिए सिंपल अल्टर F5 की प्रेस कीजिए, अल्टर F5। तो यहाँ पर आपको ना प्रॉब्लम दिखाई देगा। स्कैनएफ में एरर है, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स नॉट लिंक, यानी कि 1000.0 जो वैल्यू है वो फ्लोट वैल्यू स्कैनएफ फंक्शंस में लिंक नहीं हो रही सैलरी वेरिएबल को, और इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये टर्बो सी का प्रॉब्लम है। तो हम इस कोड को डेव सी कंपाइलर्स पे रन करेंगे। तो मैं सेम कोड को पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे हम ना डेव सी पे रन करेंगे। ठीक है, तो मैं डेव सी को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास है वो कंपाइलर डेव सी। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ डेव सी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल न्यू सोर्स फाइल। इसको भी हम नाम ना emp.c देंगे। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज। आप इसको ना कहीं पर भी सेव कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस पीसी, उसके बाद डी में फाइल को नाम देंगे हम emp एक्सटेंशन डॉट सी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ना सेव एज का टाइप चेंज कर लीजिए। ठीक है, टाइप मत दीजिए यहाँ पर, सिर्फ फाइल का नाम दीजिए emp। और जो सेव एज टाइप है ना तो यहाँ पर सिंपल सी की फाइल चूज कीजिए, सी। तो यहाँ पर हमने सी की फाइल चूज की, इसकी वजह से यहाँ पर ना एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं, सिंपल यहाँ पर सेव कीजिए। ठीक है, फाइल सेव हो गई। अब जो कोड मैंने कॉपी किया था ना उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो मैंने कोडिंग में कुछ चेंज नहीं किया, सिंपल फाइल को सिर्फ कॉपी किया। तो कंपाइलर हमने चेंज किया, पहले हमने टर्बो सी में एग्जीक्यूट किया था और अब हम डेव सी प्लस प्लस में। तो डेव सी प्लस प्लस में आपको क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं वो थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, लॉजिक कुछ चेंज नहीं होगा। मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शंस को भी कट कर लेता हूँ और उसके बाद गेट सी एच को भी कट कर लेता हूँ। और सिंपल आपको क्या ऐड करना है, ये जो वाइड मेन है ना, वाइड की जगह पे आपको लिखना है सिर्फ इंट मेन, यानी कि मेन फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, मेन जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू को। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ गेट सी एच को हटाकर यहाँ पर रिटर्न 1 लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं। एक बार सेव कीजिए और इसे रन कीजिए। रन यहाँ से कर सकते हैं आप, कंपाइल एंड रन। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर ठीक है रन हो गया। एंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। तो ID 1 नेम अमोल, सैलरी 1000.0। अब यहाँ पर देखिए सेकंड एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन उसने पूछी, वैसे टर्बो सी में ना प्रॉब्लम आ रहा था। सेकंड 2 नेम सागर, सैलरी 2000.0, सेकंड एम्प्लॉय। उसके बाद 3 नेम नीलेश 3000.0, एंटर। तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। ID 1 2 3 नेम अमूल सागर नीलेश और सैलरी 1000, 2000 और 3000। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स का एरे बना सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो। अगर एक ही एम्प्लॉय की यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो एरे की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यानी एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करनी हो तो इसके लिए आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज़ करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।